हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सामाजिक विचारक कार्ल मैक्सिम के इतिहास की भौतिकवाद की व्याख्या के बारे में जानेंगे। देखिए, इतिहास की भौतिकवाद व्याख्या का पहले हम अर्थ और परिभाषा समझते हैं और इसमें ये भी समझेंगे कि किस तरह से कार्ल मैक्सिम ने इतिहास की भौतिकवाद की व्याख्या दी और क्यों दी और किस तरह से उन्होंने इस व्याख्या को स्पष्ट भी किया है। देखिए, इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा का प्रयोग मार्कस ने अपनी वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादन और पुष्टि की दृष्टि से किया और साथ ही मार्कस ने पूर्व इतिहास की व्याख्या आदर्शवादी दृष्टिकोण के आधार पर की जाती थी। उदाहरण के लिए जैसे अगस्ट कॉम्पटन मानव के बौद्धिक विकास के आधार पर समाज के विकास को 3 स्तरों में विभाजित किया। इसी प्रकार से हिंगल ने भी मानवीय इतिहास को विचारों का ही इतिहास माना। मार्कस ने इन विचारों का खंडन किया और कहा कि कहीं न कहीं जो हिंगन है, इन्होंने अलग अलग अपने विचारों को भौतिकवादी जामा पहनाया है और साथ ही इतिहास की आर्थिक या भौतिक व्याख्या प्रस्तुत की है। हिंगल मानते हैं कि संपूर्ण जगत में एक निरपेक्ष विचार की अभिव्यक्ति होती है और विचारों में परिवर्तन होने पर ही इतिहास और समाज में भी परिवर्तन आता है। हाँ, जैसे कि वो कह सकते हैं कि जब इतिहास में कोई काम हुआ है किसी के द्वारा, वो उन्हीं चीज़ों को पकड़ के बताते हैं कि इन राजा ने ये किया था तो ये परिवर्तन आया था। इस तरह से कहीं न कहीं हिंगल बताते हैं, लेकिन मार्कस जी उनकी बातों का खंडन करते हुए अपने विचारों को रखते हैं और उनका मानना है कि मार्कस हिंगल के विरुद्ध जाते हैं और ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या भौतिक पदार्थों के आधार पर करते हैं। वे कहते हैं कि विचार पर्यावरण को प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि पर्यावरण ही विचारों को प्रभावित करती है। ऐतिहासिक भौतिकवाद एक दार्शनिक विज्ञान के रूप में समाज की विकास के सामान्य नियमों, पहलुओं और प्रविधियों पर आधारित एक ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि जब जैसे जैसे इच्छाएं आकांक्षाएं बढ़ती हैं, तो समाज की जो भौतिकवादी इच्छाएं हैं वो भी बढ़ती हैं। यहाँ ये कहते हैं कार्ल मैक्स, और उसके बाद कहते हैं कि ये सामाजिक जीवन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यह सामाजिक जीवन के सामाजिक चेतना से संबंधित होते हैं और साथ ही प्रत्येक समस्या की व्याख्या इसे ही सहसंबंध द्वारा ही करते हैं। और अब कार्ल मैक्सिम अपनी परिभाषा को फिर प्रकट करते हैं और कहते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद एक दार्शनिक विज्ञान है जिसका संबंध जीवन के सार्वभौमिक नियमों से भिन्न है, सामाजिक विकास की विशिष्ट नियमों से है। देखिए, जीवन के सार्वभौमिक नियमों से यहाँ पे कार्ल मैक्सिम का ये तात्पर्य है कि जब हम भौतिकवादिता यानी कि सुख सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ाते हैं और एक समाज में वो एक समान से बढ़ता है, ये नहीं कि किसी व्यक्तिवाद को लेके चल रहा है, केवल एक ही व्यक्ति सोच रहा है, बल्कि वो पूरे समाज में वो बदलाव आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यही ऐतिहासिक भौतिकवाद है कि जो दार्शनिक रूप से बढ़ रहा है। और ये सही भी है कि कार्ल मैक्सिम अब अपनी शब्दों में ये समझा रहे हैं कि जब किसी भी समाज में किसी भी भौतिक चीज़ों को लेकर जब इच्छाएं आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, दिन पे दिन उनमें परिवर्तन आ रहा है, तो यही कहीं ना कहीं नियमों और विशिष्ट प्रकार के बदलाव की ओर ले जाते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद की मुख्य बातों का उल्लेख मार्कस जी ने अपनी प्रसिद्ध कृति जर्मन विचारधारा में किया है। मार्कस उन इतिहासकारों का जो ये कहते हैं कि किसी विशिष्ट महान व्यक्ति ने ये कार्य किया, इन बातों को जो इतिहास बताता है उसका खंडन करते हैं और साथ ही अपने मत को रखते हुए कहते हैं कि प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण ही मानव के सामाजिक जीवन और उसके विकास के लिए उत्तरदायी नहीं होती है, और यानी कि इनका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है, लेकिन इन्हें निर्णय कारक यानी कि यही मतलब भौगोलिक या पर्यावरण ही कारण है किसी भी समाज के बदलने का, तो ये सत्य नहीं है। मार्क्स का कहना है कि वास्तविक कारण तो आर्थिक कारण ही है जो इतिहास को बनाते हैं। मार्कस के विचारों में इतिहास में जो राजा रानी, महान रानी, सेनापतियों और जो विजेताएं हैं उनकी कहानी और उनकी गाथाओं का गान मात्र नहीं है इतिहास।
इनके अनुसार इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक अवस्थाओं से होने या उससे गुजरते हुए जो परिणाम आते हैं वो है। किसी भी समाज, कोई भी राजनीतिक संगठन और उसकी जो न्याय व्यवस्था को हम समझने के लिए अगर जाएंगे तो कहीं ना उनमें आर्थिक ढांचे का ज्ञान हमें प्राप्त होगा। मानवीय क्रियाएं नैतिकता, धर्म, प्रकृति, जनसंख्या और राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होते हैं कार्ल मैक्सिम, बल्कि वे कहते हैं केवल आर्थिक कारणों से ही प्रभावित होते हैं। यानी किसी भी समाज में कोई भी परिवर्तन अगर होता है तो उसका मूल कारण आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक ढांचे को ही बताते हैं मार्क्स जी। सभी सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक संबंध, सभी धार्मिक और कानूनी जो पद्धतियां हैं, सभी जो बौद्धिक दृष्टिकोण और जो इतिहास के विकास में जो इन सभी चीज़ों ने जन्म लिया है, वे सब जीवन की भौतिक अवस्थाओं से उत्पन्न होती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मार्क्स जी के सिद्धांत में आर्थिक निर्धारणवाद केंद्रीय स्थिति बनाए हुए है। ऐसा केंद्र बिंदु है उनके सभी सिद्धांतों में आर्थिक निर्धारण की, जिसके चारों ओर व्यक्ति और विवेचित जो क्रियाएं हैं कहीं ना कहीं आपस में घूम फिर के वहीं आ रही है। सामाजिक जीवन, समाज और साथ ही सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन के लिए इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत उनके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का ही विस्तार है। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि मार्क्स जी की ऐतिहासिक भौतिकवाद की इस महान खोज ने विश्व इतिहास के समस्त दृष्टिकोण में वास्तविक क्रांति ला दी। उनके इन सिद्धांत ने कहीं न कहीं कई विद्वानों को झकझोर के रख दिया और एक नया मोड़ दे दिया। इस खोज ने इतिहास को एक विज्ञान बना दिया। मार्क्स ने अपने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में समस्त मानवीय इतिहास को दो आधारभूत बातों में बांटा है। पहला, जीवित रहने के साधनों जैसे भोजन, वस्त्र और आवास में, और दूसरा, संतानों को जन्म देना यानी प्रजनन, समाज व्यवस्था जिसके कारण कहीं ना कहीं बनी हुई है। अब हम मार्क्स जी के आर्थिक निर्धारणवाद की व्याख्या को भी समझ लेते हैं। देखिए, आर्थिक निर्धारणवादी और ऐतिहासिक भौतिकवादी ये दोनों शब्द एक ही हैं। मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद या आर्थिक निर्धारणवाद के पहलुओं को कुछ इस प्रकार बांटा है, जैसे यानी मानव की इतिहास का निर्माण, वह इतिहास का निर्माण तभी कर सकता है जब उसका जीवन और अस्तित्व बना रहे। मानव के अस्तित्व और जीवन के लिए ये ज़रूरी है कि उसे भोजन, वस्त्र और आवास की सुविधा मिले। यानी मार्क्स जी इन भौतिक मूल्यों को आवश्यक मानते हैं और साथ ही वो कहते हैं कि इन्हीं भोजन, वस्त्र या आवास या फिर भौतिक मूल्यों के जुटाने के लिए ही मानव को उत्पादन करना पड़ता है और उत्पादन का कार्य उत्पादन की प्रणाली पर निर्भर होता है। इस प्रणाली में हम उत्पादन और औजार, श्रम, उत्पादन की शक्ति और कौशल आदि को भी गिन सकते हैं। इस तरह से बढ़ते बढ़ते कई चीज़ें होती हैं, जैसे इतिहास का काल भी विभाजन हो जाता है, क्योंकि मार्क्स जी मानते हैं कि इतिहास की प्रत्येक अवस्था वर्ग संघ का इतिहास है। इतिहास की प्रत्येक घटना, प्रत्येक परिवर्तन आर्थिक शक्तियों का परिणाम है। मार्क्स ने उत्पादन संबंधों और आर्थिक प्रणालियों के आधार पर इतिहास को 5 युगों में बांटा। एक तो आदिम साम्यवादी युग, दूसरा दासत्व युग, तीसरा सामंतवादी युग और चौथा पूंजीवादी युग और पांचवा समाजवादी युग। इसमें 3 युग बीत चुके हैं, चौथा चल रहा है और पांचवा अब आने वाला है, ऐसा वे मानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। कल मैं ये जो साम्यवादी युग, दासत्व युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग और समाजवादी युग था, इन्हें भी हम समझेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।